हाय, मैं जितेंद्र सर सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे, कोशिका विभाजन पढ़ रहे थे। कोशिका विभाजन में हमने एक लेक्चर दे दिया। ये हमारा क्या है, सेल डिवीज़न का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। सेल डिवीज़न का यह सेकंड लेक्चर है, ठीक। तो हम लोग वहाँ पर पढ़ चुके थे बेटा, समसूत्री कोशिका विभाजन पढ़ रहे थे। समसूत्री कोशिका विभाजन में मैंने दो टाइप बताया था। यह क्या होती है, दो स्टेप में पूरी होती है। एक कैरियोकाइनेसिस था, एक साइटोकाइनेसिस था। तो जो कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस में हमने बताया था केंद्रक का विभाजन होता है। जो साइटोकाइनेसिस होता है उसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, ठीक। अब दोनों स्टेप को हमने कहा था हम स्टेप बाय एक एक करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है कि केंद्रक का विभाजन हो जाना। केंद्रक कैसे दो भागों में बढ़ता है, इस चीज को हम सब क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत देखेंगे। तो कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास केंद्रक के विभाजन में हमारे पास देखने को मिलती है क्या, चार फेज देखने को मिलती है। चार फेज में एक हमारे पास होता है कैरियोकाइनेसिस का फेज में प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, इनाफेज होता है और इसके बाद टीलोफेज होता है, लास्ट वाला। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या, प्रोफेज क्या होता है। प्रोफेज क्या होता है, कहते हैं यह समसूत्री कोशिका विभाजन की सबसे प्रारंभिक अवस्था होती है और यह जो है सबसे ज्यादा जो होते हैं, सबसे लंबी अवस्था सबसे देर तक चलती है, सबसे लंबी अवस्था भी बोली जाती है, ठीक। अच्छा, दूसरी बात बेटा, इस अवस्था के लास्ट में क्या होता है, इस अवस्था में ही क्या होता है कि जो हमारी केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपीयर हो जाती है, ठीक। और साथ ही साथ क्या हो जाता है, केंद्रिका और इसके बाद जितने भी कोशिकांग होते हैं, सारे कोशिकांग हमारे क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर होना शुरू हो जाते हैं। ओके, अच्छा, और साथ ही साथ क्या हो जाता है, हमारा जो स्पिंडल फाइबर होता है ना, उसका भी निर्माण हो जाता है। क्रोमोसोम का भी निर्माण इसमें हो जाता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम का निर्माण हो जाता है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होने लगता है और दोनों चीजें जाकर के स्पष्ट क्लियरली रूप से किसमें दिखाई देती हैं, जाकर के हमारे मेटाफेज स्टेज में दिखाई देती हैं। तो हम सब बात करेंगे बेटा प्रोफेज की। प्रोफेज में देखते हैं, प्रोफेज में देखो ये हमारा क्या है बेटा, अर्ली प्रोफेज है, प्रारंभिक प्रोफेज, प्रारंभिक है हमारे पास क्या है, प्रोफेज है। प्रारंभिक प्रोफेज में हम सब क्या करते हैं, देखते हैं, ये हमारी जो बाहर वाली लेयर दिख रही है इसे हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, ऊपर जो होते हैं ये हमारा पूरा केंद्रक है, केंद्रक के बाहर जो होती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक कला बोलते हैं, ठीक। अच्छा, अब क्या होता है, इसमें क्या पाए जाते हैं, हमारे क्रोमैटिन के धागे पाए जाते हैं। अब ये सारे जो क्रोमैटिन के धागे होते हैं ना, ये आपस में क्या हो जाते हैं, संघनित होना शुरू हो जाते हैं। वो संघनित हो करके छोटे छोटे क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक। तो ये देखो क्या हो गया, जो हमारे पास ये क्रोमैटिन के धागे थे ना, अब ये क्रोमैटिन के धागे जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाते हैं, गुणसूत्र बना लेते हैं। तो ये हमारे क्या बना लिए, गुणसूत्र बना लिए या क्रोमोसोम बना लिए, गुणसूत्र हो गया, ठीक। अच्छा, तो यहां पर हमारे पास देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहां पर जो हमारे पास सही अच्छी एकदम से क्लियरली दिखाई दे रही थी, वो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो क्या हो जाती है, टूट जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है और केंद्रिका भी क्या हो जाती है, इसमें से दिखाई नहीं देती। इसमें जो केंद्रिका थी वो केंद्रिका क्या हो जाती है, दिखाई नहीं देती है। और साथ ही साथ जितने भी हमारे कोशिकांग होते हैं, सारे कोशिकांग क्या हो जाते हैं, यहां पर डिसअपीयर हो जाते हैं। ओके, तो डिसअपीयर हो जाएंगे, क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाएगा और यहीं पर क्या हो जाएगा, हमारे स्पिंडल फाइबर जो होते हैं बनना स्टार्ट हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ये हमारे क्या हैं, स्पिंडल फाइबर हैं बेटा, ठीक। ये स्पिंडल फाइबर कहलाते हैं। स्पिंडल फाइबर बनना कहां स्टार्ट होते हैं, प्रोफेज में बनने लगते हैं। और जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ना, ये किससे बने होते हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये हमारे ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। अब आते हैं हम बोर्ड पर, जो चीजें हमने क्या बोला है वही चीजें हम क्या किए हैं, राइट डाउन किए इससे। अब इसको देख लेते हैं बेटा, तो प्रोफेज देखेंगे, प्रोफेज हम देखेंगे, प्रोफेज में क्या हो जाता है, यह समसूत्री कोशिका विभाजन की क्या होती है, सबसे बड़ी अवस्था कहलाती है। पहला क्वेश्चन आपका, समसूत्री कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था कौन कहलाती है, प्रोफेज कहलाती है। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद क्या होगा, इस अवस्था में क्या हो जाता है, क्रोमोसोम क्या हो जाता है, संघनित हो जाते हैं और छोटे होकर क्रोमोसोम बनाने लगते हैं। अब देखो क्रोमोसोम क्या हो गए, ये जो क्रोमोसोम के धागे थे, गुणसूत्र, ये हमारे क्रोमैटिन के धागे थे, ये आपस में संघनित होना शुरू हो जाते हैं। संघनित होकर के क्या बनाते हैं, गुणसूत्र को निर्माण करना शुरू कर देते हैं। ओके, अच्छा, फिर देखते हैं क्या प्रोफेज के अंत में, मतलब हमारे क्या लेट प्रोफेज में जब हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, केंद्रक कला,
क्या हो गई, केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये थी क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो क्या हो गई, रैप्चर हो गई ना, डिसअपीयर हो गई। और साथ ही साथ केंद्रिका और क्या होते हैं, अन्य कोशिकांग, सब कुछ क्या हो जाते हैं, विलुप्त तो हो जाते हैं। जब टूट जाती है तो ये क्या हो जाएगी, एकदम से विलुप्त हो जाती है। ओके, नहीं दिखाई देती है, सब कुछ लास्ट में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अच्छा, अब क्या होगा, जंतुओं में क्या हो जाता है, सेंट्रियोल का भी निर्माण, विभाजन क्या होता है, इसी अवस्था में होना शुरू होता है। प्रोफेज में क्या हो जाता है, सेंट्रियोल का विभाजन होना शुरू हो जाता है। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद आती है क्या, स्पिंडल भी क्या हो जाते हैं, बनना शुरू हो जाते हैं, स्पिंडल बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, जो स्पिंडल होते हैं ना, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये बहुत प्यारा हिस्सा क्वेश्चन है बेटा, कि जो हमारे स्पिंडल फाइबर होते हैं इज मेड ऑफ स्पिंडल फाइबर किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक, तो प्रोफेज आपको समझ में आ गया होगा। जहां तक देखो प्रोफेज है, ये हमारा प्रोफेज का फिगर है। इस अवस्था में हमारे पास क्या, क्रोमैटिन के धागे संघनित होकर के छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, गुणसूत्रों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। और क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर टूट जाती है, टूट जाने के बाद क्या हो जाते हैं, गुणसूत्र, और इसके बाद हमारा केंद्रिका, केंद्रक कला, सब कुछ क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाता है, खत्म, विलुप्त हो जाते हैं। ठीक, और इसी अवस्था में हमारे पास क्या हो जाता है, अगर ये जंतु कोशिका होती तो जंतु कोशिका में सेंट्रियोल का भी विभाजन क्या होता है, यहीं पर स्टार्ट हो जाता है। इतनी चीजें हो गई ना। फिर इसके बाद हमसे देखते हैं स्पिंडल बनने लगते हैं। स्पिंडल जो बनता है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण किससे होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से होता है। ठीक, अच्छा, अब हम चलते हैं कहां पर, अब चलेंगे मेटाफेज पर। मेटाफेज में होगा क्या बेटा, देखो ये हमारा क्या हुआ, सेंट्रियोल हुआ ना। ठीक, अब मेटाफेज में होता क्या है, मेटाफेज अवस्था में जो हमारे गुणसूत्र बने थे ना, वो गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, वो क्लियरली रूप से दिखाई देने लगते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा, जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं ना, क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, एकदम से क्लियर रूप से दिखाई देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, बनते यहां पर है लेकिन यहां स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिलता है प्रोफेज में, चाहे वो अर्ली प्रोफेज पूछे चाहे लेट प्रोफेज, बनते भले हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। तो अगर क्लियरली आपसे पूछा जाए, बहुत ज्यादा सवाल यही पूछा जाता है कि हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्लियरली किस अवस्था में दिखाई देते हैं। तो क्रोमोसोम बेटा क्लियरली हमारी मेटाफेज अवस्था में दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ जो स्पिंडल फाइबर बना हुआ था ना, वो यहां पर प्रोफेज में नहीं दिखाई देता, बनता वहां पर है लेकिन दिखाई कहां पर करता है, जाकर के हमारे मेटाफेज स्टेज में। ठीक, अच्छा, जो लास्ट लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो क्रोमोसोम होते हैं ना, क्रोमोसोम बेटा क्या कर देते हैं, ये हमारे विपरीत क्या हो जाते हैं, ये हमारे ध्रुवों पर, ये हमारे क्या हो जाते हैं, मध्य रेखा पर। ये देखो हमारे पास क्या हुआ, मध्य रेखा है। तो जितने भी क्रोमोसोम होते हैं सब कहां जाने लगते हैं, मध्य रेखा पर आ जाते हैं। मध्य रेखा पर जो होते हैं ट्रांजिशन वाले में जाना शुरू कर देते हैं, और ट्रांजिशन वाले में जाना शुरू कर देते हैं। और इसमें क्या हो जाता है, मेटाफेज स्टेज में, या हमारे पास मेटाफेज स्टेज में एकदम देखो हमारे कहां पर, मेटाफेजिक प्लेट पर आ जाते हैं। जो ये प्लेट बनती है, जो क्रोमोसोम जा करके बनाते हैं, इसी को हम सब बोलते हैं क्या, मेटाफेजिक प्लेट। इसे क्या बोलेंगे, मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट बेटा किस अवस्था में बनती है, मेटाफेज में बनती है। आपसे सवाल पूछा जाता है मेटाफेजिक प्लेट या मध्य रेखा, गुणसूत्र जो होते हैं वो मध्य रेखा पर किस में जाते हैं, मेटाफेज स्टेज में। आपसे मैक्सिमम सवाल पूछा जाता है, यही पूछा जाता है, गुणसूत्र हमारे मध्य रेखा पर चले जाते हैं, ये जाने लगते हैं, किस में जाते हैं, मेटाफेज स्टेज में चले जाते हैं। ठीक, तो ये हमारे बनती क्या है, जो जा करके बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। तो मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण हो जाता है, और साथ ही साथ हमारे पास क्या होता है, मेटाफेजिक प्लेट, या इसी हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट बोल देते हैं। ठीक, ये इसे मेरे मध्य रेखा को बोलते हैं इंग्लिश में इक्वेटर, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसे, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल प्लेट के नाम से जानेंगे। ओके, तो ये हो गया इक्वेटोरियल प्लेट हो गया। तो फिर से देखते हैं हम सब, जब प्रोफेज अवस्था आती है बेटा, तो प्रोफेज अवस्था में क्या होगा, क्रोमोसोम के जो हमारे पास न्यूक्लियर दब्ब होता है, न्यूक्लियर दब्ब में उसमें जो होते हैं क्रोमैटिन के धागे पाए जाते हैं। अब ये क्रोमैटिन के धागे क्या होते हैं, संघनित होना स्टार्ट हो जाते हैं, छोटे फॉर्म में आते हैं, छोटे फॉर्म में आकर गुणसूत्र का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। ठीक, और जब गुणसूत्र का निर्माण करते हैं तो जो भी हमारे उसके बाहर की केंद्रक कला होती है वो क्या है, डिसअपीयर, विलुप्त हो जाती है। केंद्रिका भी हमारे पास क्या विलुप्त हो जाती है, और उसके साथ ही साथ अन्य कोशिकांग, गॉल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, इवन एक्सेट्रा सब कुछ क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक, सब कुछ विलुप्त हो जाता है, अन्य कोशिकांग, इसलिए मैंने लिख दिया सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। यह प्रोफेज जो होती है कोशिका की, यह हमारे समसूत्री कोशिका विभाजन की
सबसे लंबी अवस्था होती है, सबसे बड़ी अवस्था बोली जाती है। और इसी में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर बनने लगते हैं। स्पिंडल फाइबर जो बनते हैं वो किससे बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। साथ ही साथ अब जो हमारे पास जो चीजें लेकिन क्रोमोसोम बनता है, ट्यूबुलिन फाइबर बनता है, ये सब क्लियर दिखाई नहीं देते हैं। ये सब दिखाई कहां पर देखेंगे, जाकर हमारे मेटाफेज में दिखाई देंगे। मेटाफेज में होता क्या है कि सबसे पहले जो हमारे पास क्रोमोसोम क्लियर रूप से दिखाई देने लगते हैं। दूसरी बात आएगी, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, स्पिंडल फाइबर भी हमारे क्या हो जाएंगे, क्लियर रूप से मेटाफेज में दिखाई देना शुरू कर जाते हैं। और तीसरी बात जो हमारे पास इस मेटाफेज की सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है क्या, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं वो कहां पर जाने लगते हैं, मध्य रेखा पर जाना शुरू कर जाते हैं और जाकर के हमारे मध्य रेखा प्लेट का निर्माण कर देते हैं, जिसे हम क्या मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं या इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं। ठीक, 4 बातें इससे और 4 बातें इससे। ठीक, अच्छा देख लेते हैं बेटा, इस अवस्था में क्या होता है, गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। आपसे पहला सवाल पूछा था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लाइन है बेटा, कि मेटाफेज में गुणसूत्र क्लियर रूप से स्पष्ट रूप से दिखाई कहां पर देते हैं, यहां पर बनते कहां हैं, प्रोफेज में बनते हैं। ओके, अच्छा फिर इसके बाद इस अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वो कहां पर, मध्य रेखा पर जाना शुरू कर जाते हैं। मध्य रेखा पर जाते हैं, किसी को इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं या इसी को हम क्या बोलेंगे, मेटाफेजिक प्लेट के नाम से जानेंगे। मेटाफेजिक प्लेट का बताएंगे। ठीक, अच्छा साथ ही साथ क्या होता है बेटा, स्पिंडल जो फाइबर होते हैं, ये स्पिंडल तंतु लिखा हुआ, स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। यहां पर क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाने लगते हैं, हो जाते हैं। ठीक है, और जो स्पिंडल फाइबर होते हैं किससे बने होते हैं बेटा, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। बनते कहां हैं, यहां पर प्रोफेज में क्लियरली रूप से दिखाई कहां पर देखते हैं, विकसित किस में हो जाते हैं, मेटाफेज में विकसित हो जाते हैं। ठीक, इतनी बातें हो गई ना। अब हम सब चलते हैं बेटा कहां पर, नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, वो है क्या, एनाफेज। अब हम सब स्टार्ट करते हैं एनाफेज। ठीक, एनाफेज बेटा हम सब स्टार्ट करेंगे क्या, पश्चावस्था एनाफेज। ठीक, अच्छा एनाफेज क्या होता है। ठीक, तो बेटा एनाफेज से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं। सबसे पहले कि यह क्या होती है, यह कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है। ठीक, और दूसरी बात क्या होगा बेटा, कि जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं ना, क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर मिलते हैं। अब अच्छा हम लोग पढ़े थे बेटा, अगर ध्यान होगा आपको तो मैंने बताया था, ये हमारा क्या हुआ है, गुणसूत्र है। गुणसूत्र में ये हमारे क्या हो जाते हैं, बाहर वाले दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, क्योंकि एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, एक ही गुणसूत्र के हैं क्रोमैटिड। ठीक, तो इन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। अब ये होमोलोगस जो क्रोमोसोम है तो ये क्या बनाते हैं, ये है सिस्टर क्रोमैटिड है, सिस्टर क्रोमैटिड है, और ये हमारा क्या, सेंट्रोमियर है। अच्छा अब हम सब देखते क्या बेटा, कि जो हमारे एनाफेज जब स्टार्ट होता है ना, तो ये सेंट्रोमियर क्या हो जाता है, टूट जाता है, सेंट्रोमियर टूट जाता है। अब जब सेंट्रोमियर टूट जाता है ना, तो ये लगे हैं क्या, हमारे क्रोमैटिन के धागे। अब ये जो सेंट्रोमियर होता है ना, टूट करके ये क्या हो जाता है, इस तरीके से मुड़ जाता है। ठीक, अब जब टूट जाता है तो ये सेंट्रोमियर क्या हो जाते हैं, अलग हो जाता है। ठीक, अच्छा जब अलग टूट जाता है तो आधा सेंट्रोमियर इधर, आधा सेंट्रोमीटर इधर हो गया, तो ये सिस्टर क्रोमैटिड हमारे क्या हो गए, आधा इधर हो गए, और आधा क्रोमोसोम हमारा क्या हो गया, इधर हो गया। ठीक, तो ये जब इधर हो गया तो ये ऊपर की तरफ क्रोमैटिन के धागे से लग करके क्या हो जाता है, ये हमारे जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर वाले धागे से लग करके ऊपर की तरफ खिंच जाते हैं। जब ऊपर की तरफ खिंच जाते हैं तो संरचना हमारी कौन सी आ जाती है, ये वाली। ठीक, तो ये वाली है सेंट्रोमियर, ये है इसके ये क्रोमैटिन के धागे हैं। तो देखते हैं क्या, कि जो हमारे पास सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं ना, ये कहां पर भाग जाते हैं, विपरीत ध्रुवों पर। ये हमारे पास देखो, ये मध्य प्लेट होती है, ये मध्य प्लेट होती है, मध्य रेखा होती है, और ये हमारे क्या हो जाते हैं, ध्रुव होते हैं। ठीक, तो यहां पर जो हमारे पास क्रोमैटिड होते हैं या सिस्टर क्रोमैटिड जो होती है वो कहां पर खिंच जाती हैं, विपरीत ध्रुवों पर आ जाती हैं। अगर विपरीत ध्रुवों पर आएंगी तब उसे हम क्या बोलेंगे, एनाफेज बोलेंगे। ठीक, तो सिस्टर क्रोमैटिड सेंट्रोमियर हमारा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। क्रोमोसोम से सेंट्रोमियर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब ये सेंट्रोमियर जब अलग हो जाता है तो ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड बनाता है। एक सिस्टर क्रोमैटिड ऊपर की तरफ चली जाती है, दूसरी सिस्टर क्रोमैटिड नीचे की तरफ आ जाती है। दोनों जो होते सिस्टर क्रोमैटिड बेटा यहां से क्या हो जाता है, एक ऊपर की तरफ खिंच
जाएगी, ये कहाँ चली जाएगी, नीचे की तरफ खिंच जाएगी, और दोनों क्या हो जाते हैं, अपोजिट ध्रुवों पर चले जाते हैं, अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। ठीक, अच्छा, तो इतनी बातें हो गई ना। तो यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रोमियर और क्रोमोसोम डिवाइड हो जाते हैं, यह सबसे छोटी अवस्था होती है, कब सबसे कम समय लगता है, और जो हमारे सेंट्रोमियर सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं, ठीक, वो क्या हो जाते हैं, विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। ठीक, इतनी बातें हमारी क्या होगी, हम सब एनाफेज में पढ़ेंगे। तो एनाफेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो हमारे पास गुणसूत्र से क्रोमोसोम से सेंट्रोमियर अलग हो जाते हैं, और सिस्टर क्रोमैटिड जो होती हैं वो विपरीत ध्रुवों पर चली जाती हैं, और यह सबसे अंतिम, यह सबसे छोटी अवस्था होती है। किसकी, कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था बोली जाती है समसूत्री की। अच्छा, फिर इसके बाद इतनी बातें हो गई ना, अब इतनी बातों को हम सब क्या करेंगे, देख लेंगे। तो ये फिगर से ये क्लियर हो गया ना, ये हमारे क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड है, ये है सिस्टर क्रोमैटिड है। ठीक, और सिस्टर क्रोमैटिड बेटा कहां पर खिंच गई हैं, ये हमारे पोल पर आ गई हैं। किस पर आ गई हैं, पोल पर, अपोजिट पोल पर आ गई हैं। तो एक सिस्टर क्रोमैटिड इस पोल पर, एक क्या हो जाती है, इसके अपोजिट पोल पर, दोनों अपोजिट पोलों पर सिस्टर क्रोमैटिड आकर के लग जाती हैं। ठीक, और ये हमारा क्या है, सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल है, और ये क्या है, स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर्स हैं। ठीक, अब स्पिंडल फाइबर से हमारे क्रोमैटिड जो टूटा हुआ था वो ला करके सेंट्रोमियर से जाकर के जुड़ जाता है, तो अपोजिट पोल पर ये चले जाते हैं। इतनी बातें हमारी किसकी हो गई, एनाफेज की। अब हम सब आते हैं, इस चीज को देख लेते हैं। देखो बेटा, ये हमारे पास क्या हुआ, कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था का नाम क्या होता है, सबसे छोटी अवस्था कौन होती है, एनाफेज कहलाती है। ठीक, अच्छा, इस अवस्था में होता क्या है बेटा, इस अवस्था में गुणसूत्र से सेंट्रोमियर टूट जाते हैं। मैंने बताया ना, ये गुणसूत्र पूरा था, अब ये सेंट्रोमियर है, अब ये सेंट्रोमियर एक अनेटोकोर, यह हमारा प्राइमरिक कंस्ट्रक्शन, तीनों एक ही बात है। सेंट्रोमियर हमारा यहां से टूट जाता है, जब सेंट्रोमियर टूट जाता है और क्रोमैटिड क्या हो जाते हैं, देखो ये बेटा हमारे पास लाइनें क्या हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमैटिड क्या हो जाते हैं, विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, कम क्रोमैटिड विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। ठीक, क्रोमैटिड का विपरीत ध्रुवों पर जाना मतलब क्या है, ये एनाफेज पश्चावस्था हमारी है। ओके, अच्छा, इस अवस्था में क्रोमोसोम तथा क्रोमैटिड दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब ये क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम से क्रोमैटिड क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो आपसे यही भी क्वेश्चन पूछ रहा है, क्रोमोसोम से क्रोमैटिड अलग होने वाली अवस्था कौन कहलाती है, एनाफेज कहलाती है। ठीक, अच्छा, गुणसूत्र जो होते हैं विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, यह कौन सी अवस्था कहलाती है, किस अवस्था में होता है। अब विपरीत ध्रुवों पर या विपरीत ध्रुवों पर अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं, यह अवस्था कौन होती है, एनाफेज होती है। अच्छा, आपसे पूछा गया कि कैरियोकाइनेसिस का जो है समसूत्री विभाजन में कैरियोकाइनेसिस की सबसे छोटी अवस्था का नाम बताइए, तो अब क्या होगा, एनाफेज हो जाएगा। ओके, अच्छा, क्रोमैटिड से क्रोमोसोम से क्रोमैटिड अलग हो जाते हैं, उस अवस्था का नाम एनाफेज ही होती है। जंतु कोशिका में जो स्पिंडल फाइबर होता है बेटा ना, वो किससे इसका निर्माण होता है, सेंट्रियोल से होता है। आपको मालूम है, अभी हम लोग ने बोला क्या, जो हमारे स्पिंडल फाइबर होते हैं, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, स्पिंडल फाइबर का अगर जंतु होगा तो सेंट्रोसोम से होगा, और पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए क्या होता है, कोशिका दब्बई प्रोटीन या हमारे क्या ट्यूबुलिन प्रोटीन, मैंने वहां पर लिखा था, ये होती क्या, माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन से, माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन से क्या हो जाता है हमारे पास, ये जो होता है पादप में स्पिंडल फाइबर, अगर पादप कोशिकाओं में स्पिंडल फाइबर अगर पूछा गया तब किससे बनाएंगे हम सब, कोशिका दब्बी प्रोटीन या माइक्रोट्यूबुल से बता देंगे। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या हो गया कि सेंट्रोसोम से किसमें होती है, पादप में जो होता है प्लांट कोशिका में, यह किससे हो जाएगी, हमारे पास कोशिका दब्बी प्रोटीन से हो जाएगी, माइक्रोट्यूबुल से हो जाएगी। और जंतु कोशिकाओं में स्पिंडल फाइबर का निर्माण किससे होता है, सेंट्रोसोम से होता है। ओके, और सेंट्रोसोम से जंतु में होगा, और पादप में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, तो किसके द्वारा होगा, कोशिका दब्बी प्रोटीन या माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन के द्वारा हो जाएगी। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद बात करते हैं, चाहे मेटाफेज हो चाहे एनाफेज हो, उसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या हमेशा क्या रहती है, समान रहती है, गुणसूत्र कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि एनाफेज में हमारे पास क्या हो जाती है, क्रोमैटिड की संख्या क्या हो जाती है बेटा, आधी हो जाती है। क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास ये क्रोमैटिड क्या हो जाते हैं, टूट या सेंट्रोमियर टूट जाता है, ये क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड अलग, सिस्टर क्रोमैटिड अलग, इसलिए क्रोमैटिड की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए बेटा है। ठीक, तो एनाफेज में, मेटाफेज हो या एनाफेज हो, दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, गुणसूत्रों की संख्या में कोई छेड़छाड़ नहीं होता है। लेकिन एनाफेज में क्या हो जाता है, क्रोमैटिड की संख्या हमारी आधी हो जाती है। ठीक, अब आ जाते हैं हम सब कहां पर,
टीलोफेज अवस्था पे आ जाएंगे, अंत्यावस्था पर आएंगे। टीलोफेज मतलब क्या होता है, अंत्यावस्था होती है। अंत्यावस्था पर जब आएंगे तो अंत्यावस्था में क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास क्या हुआ, सिस्टर क्रोमैटिड थे, अब सिस्टर क्रोमैटिड जो होंगे वो क्या कर जाएंगे, संघनित होकर के लंबे पतले क्रोमैटिन के धागे में परिवर्तित होना शुरू हो जाएंगे, संघनित हो जाएंगे, लंबे पतले क्रोमैटिन के धागे का निर्माण करना शुरू हो जाएगा, केंद्रक बन जाएगा और यह क्या हो जाएगी, अंतिम होता है। जो सारी संरचनाएं हमारे प्रोफेज में, प्रोफेज के शुरुआती में क्या हो जाते हैं, शुरुआत में क्या हो जाते हैं, सब कुछ डिसअपीयर हो गया था। क्या क्या, गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल और इसके बाद केंद्रिका, केंद्रक कला, सब कुछ क्या हो गया था, डिसअपीयर हो गया था। सारी चीजें हमारी टेलोफेज में आकर के बन जाती हैं। ओके, तो सारी चीजें, जितनी चीजें वहां पर हमने डिसअपीयर किया था, विलुप्त किया था, सारी की सारी चीजें हमारे टेलोफेज अवस्था में आकर के बन जाएंगी। तो इसमें हमारे पास चाहे केंद्रक हो, चाहे केंद्रक कला हो, चाहे हमारे अन्य कोशिकांग हो, चाहे जो होते हैं हमारे पास, ठीक, तो सारी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, यहां पर बन जाती हैं। सारी चीजों का रीअपीयरेंस किसमें होता है, यह टेलोफेज अंतिम अवस्था में हो जाता है। जो चीजें वहां पर खत्म हुई थी, ये चीजें सारी की सारी चीजें यहां पर बन करके तैयार हो जाती हैं, ठीक, और हमारे कोशिका केंद्रक का डिवीजन हो जाता है। ओके, तो चलो देख लेते हैं बेटा। तो इस कोशिका में हमारे पास क्या हो, कोशिका विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था होती है। सबसे अंतिम अवस्था कौन कहलाती है, ये हो जाती है। इस अवस्था में गुणसूत्र लंबे पतले व पतले क्या हो जाते हैं, लंबे पतले व कुंडलित तथा संघनित होकर के किसमें, जो क्रोमैटिन के धागे टूटे थे उसी क्रोमैटिन के धागे में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। क्रोमोसोम क्रोमैटिन के धागे में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब क्या हो जाए, इस अवस्था में केंद्रक का निर्माण किस अवस्था में होता है, टीलोफेज अवस्था में होता है। केंद्रक कला का निर्माण किस अवस्था में होता है, टीलोफेज में होता है। और अन्य कोशिकांग जो थे वो हमारे पास क्या, गाल्जी बॉडी उड़ी वगैरह वगैरह, तो सारी चीजें हमारी कहां हो जाती हैं, टीलोफेज अवस्था में आकर के रिपेयर हो जाती हैं, ठीक। अच्छा देखो, ये हमारे क्या हुआ, एक सेंटर पर देखो आकर के सारी चीजें क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, ठीक। अब ये हमारा क्या हुआ, इस अवस्था को हम सब क्या बोलेंगे, टीलोफेज। यहां पर क्या हो जाएगा, ये क्रोमैटिन के धागे हो जाएंगे, क्रोमैटिन फाइबर्स, क्रोमैटिन के फाइबर्स हो गए, ठीक। अब इसी में क्या हो जाएगा, केंद्रक बन जाएगा हमारा, केंद्रक का निर्माण हो जाएगा। बाहर देखो, इसके बाहर क्या हो जाते हैं हमारे, केंद्रक कला भी बन जाती है, केंद्रक कला, केंद्रक कला भी क्या क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो हमारे क्रोमैटिन के फाइबर का फिर से निर्माण हो जाता है, केंद्रक का फिर से निर्माण हो जाता है और केंद्रक कला का फिर से निर्माण हो जाता है। तो एक केंद्रक हमारा, केंद्रक दो भागों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है वो किसमें, तो हमारे पास किसमें, टीलोफेज अवस्था में हो जाएगा, ठीक। अब बचता है हमारे पास क्या बेटा, ये हमारा कैरियोकाइनेसिस पूरा हो जाता है। कैरियोकाइनेसिस के बाद आती है कौन सी हमारी, अब तो न्यूक्लियस को हमने तोड़ दिया दो भागों में ना, ये देखो एक न्यूक्लियस इधर हो गया, एक न्यूक्लियस इधर हो गया, दो भागों, दो न्यूक्लियस, एक केंद्रक हमारा दो केंद्रक में टूट गया, मतलब कैरियोकाइनेसिस हमारी पूरी हो गई। अब हम सब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, किस पर, साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा, तो आपको ये बातें समझ में आ गई ना कि एनाफेज में क्या होता है, उसके बाद टीलोफेज में हम सब बस इतनी बातें जानेंगे। यह अंतिम अवस्था होती है। जितनी भी संरचनाएं हमारे प्रोफेज में हमने क्या किया था, डिसअपीयर किया था, विलुप्त कर दिया था, सारी चीजें हम ला करके एनाफेज में जोड़ देंगे। जैसे वहां पर हमारा केंद्रक का विलोपन हो गया था और क्रोमैटिन के धागे जो हमारे थे किसमें कन्वर्ट हो जाते, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते, संग्रहित होकर के। यहाँ पर जैसे उसका अपोजिट क्या, क्रोमैटिन के धागे जो होंगे वो बनेंगे किसके द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा बन जाएंगे। सिस्टर क्रोमैटिड किसमें संघनित होकर लंबे पतले धागे में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन के धागे बोलेंगे। और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, इसमें जो उसमें केंद्रक विलुप्त हो गया था, इसमें केंद्रक बन जाएगा, केंद्रिका विलुप्त हो गई थी, यहाँ पर केंद्रिका बन जाएगी। और इसके बाद केंद्रक कला भी वहां पर विलुप्त हो गई थी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, बन जाएगी। तो सारी चीजें उससे हम क्या करेंगे, एकदम से डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया टीलोफेज, ये क्या हो गया, एनाफेज हो गया। एनाफेज में ये सब देखेंगे, टीलोफेज में क्या देखेंगे, ये देखेंगे, ठीक। तो क्रोमैटिन के फाइबर, क्रोमैटिन के धागे बनते हैं, केंद्रक बनते हैं, केंद्रक कला बन जाती है। और साथ ही साथ में क्या होती है, केंद्रिका का भी क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है इसमें। तो सारी चीजें जो होती हैं, जहां पर जो प्रोफेज के फर्स्ट में हमारे क्या खत्म हो गई थी, सारी चीजें टीलोफेज में आकर के बन जाती हैं। तो ये टीलोफेज, ये हमारा क्या एनाफेज, ये हमारा क्या हुआ, केंद्रक का डिवीजन खत्म हो गया, कैरियोकाइनेसिस खत्म हो गया। अब पढ़ते हैं क्या हम सब, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस बेटा कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की, उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट बेटा हम सब स्टार्ट करते हैं क्या, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो होता है, साइटोकाइनेसिस में होता है क्या, कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका का विभाजन या कोशिका द्रव्य का विभाजन पढ़ेंगे। तो अगर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तो इसी क्रिया को हम सब क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक। साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस जो मेथड होती है ना, वो दो प्रकार की होती है। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कैरियोकाइनेसिस के कितने मेथड थे, चार प्रकार के थे, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, चार प्रकार हमने पढ़ा। अब उसी प्रकार से हम सब पढ़ेंगे क्या, उसी
में आता है हमारे पास क्या, साइटोकाइनेसिस आता है। साइटोकाइनेसिस में हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप होगा। 2 टाइप जब होंगे, 2 टाइप्स की मेथड होती है। 2 टाइप मेथड में हमारे पहले क्या होता है, फरोइंग मेथड मतलब किनारे वाला मेथड। दूसरा क्या हो जाएगा, सेल प्लेट मेथड, कोशिका प्लेट मेथड हमारा हो गया। ठीक, तो इसमें देखो हम देखते हैं क्या फरोइंग मेथड क्या होता है और इसके बाद सेल प्लेट मेथड क्या होता है। अच्छा, अगर फरोइंग मेथड होगा ना तो बेटा देखो ये हमारे पास क्या है, कोशिका है ना, तो ये कोशिका देखो अगर हमारी क्या हो जाए, किनारे से क्या हो जाए, अगर 2 इक्वल भागों में टूटती है, अगर किनारे से टूट जाती है, अगर ऐसा कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है तो ये हमारा क्या हो गया, फैरो मेथड कहलाएगा। ठीक, तो अगर कोशिका हमारी कहां से टूटेगी, किनारे से टूटेगी, तब इसे हम फरोइंग मेथड बोलेंगे। एक केंद्रक का डिवीजन, हमारा केंद्रक यहां पर, एक केंद्रक हमारे पास यहां हो गया। ठीक, अब बाद में क्या हो गया, अब यही कॉन्स्ट्रिक्शन आगे बढ़ करके यहां से कोशिका क्या हो जाएगी, 2 भागों में बढ़ जाएगी। फर्स्ट ये बन जाएगी, दूसरी ये बन जाएगी। तो इतनी बातें हो गई ना, तो ये हमारा केंद्रक हो गया बेटा, ये केंद्रक है। तो ये कहां से, किनारे वाला मेथड को हम सब क्या बोलते हैं, फरोइंग मेथड बोलते हैं। और यह किस में देखने को मिलता है, केवल जंतुओं में देखने को मिलता है, यह जंतु कोशिका में होता है। ठीक, और जंतु कोशिका में देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, कोशिका किनारे से कोशिका का विभाजन किनारे से होता है। अच्छा, किनारे से बनता है। अब जो बनता है ना, इसी को हम सब क्या बोलते हैं, फ्यूरोप्लेट बोलते हैं। इसी को बेटा क्या बोलेंगे, किनारा प्लेट, फ्यूरोप्लेट। फ्यूरोप्लेट का निर्माण किस में देखने को मिलता है बेटा, फरोइंग मेथड में देखने को मिलता है। ठीक, और जंतुओं में कौन सी क्रिया होती है, फरोइंग मेथड से होती है। और कोशिका विभाजन अगर किनारे से होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, किनारे वाला विभाजन बोलेंगे या फरोइंग मेथड बोलेंगे। अब आता दूसरा हमारा क्या, सेल प्लेट मेथड आता है बेटा, सेल प्लेट मेथड। ठीक, अच्छा, सेल प्लेट मेथड में क्या होता है, अगर यही कोशिका हमारी कहां से डिवाइड करे, मध्य से डिवाइड करती है। मध्य से मतलब क्या हुआ, ये हमारी पूरी कोशिका है। ठीक, ये पूरी कोशिका है। अगर यहां से देखो हमारे पास क्या हो गया, कोशिका धीरे धीरे क्या हो जाए, इस तरीके से डिवाइड करना शुरू हो। जब इस तरीके से डिवाइड करना शुरू करेगी, तो ये हमारे पास देखो इस तरीके से डिवीजन स्टार्ट हो गया। जब मध्य से डिवीजन स्टार्ट हो जाता है तब क्या हो जाएगा, एक भाग इसका देखो इधर बन जाएगा, एक भाग देखो इसका क्या हो गया, इधर बन गया ऊपर की तरफ, एक भाग नीचे की तरफ। तो यहां से क्या हो गया, केंद्रक यहां पर आ जाएगा, एक केंद्रक यहां पर आ जाएगा। ठीक, अच्छा, तो इसी को हम सब क्या बोलते हैं, जब मध्य से बनती है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल प्लेट। सेल प्लेट बन जाती है। ठीक, अब यही सेल प्लेट होती है ना, आगे जाकर के हमारे क्या बना देती है, फ्रैगमोप्लास्ट बना देती है। क्या बनाएगी, फ्रैगमोप्लास्ट। अब ये फ्रैगमोप्लास्ट जो होता है ना बेटा, वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिडिल लैमिना में कन्वर्ट हो जाएगा। मिडिल लैमिना में, मिडिल लैमिना में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, आपको मिडिल लैमिना से कुछ याद आया, जब हम लोग कोशिका वृत्ति पढ़ रहे थे बेटा, उसमें हमने बताया था क्या, मिडिल लैमिना में क्या क्या पाया जाता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट मिलते हैं ना, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट बनते हैं। और यह क्या करता है, 2 कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद क्या हो जाता है, जोड़ने का काम करता है। तो 2 कोशिकाएं आपस में देखो जुड़ी हुई है ना, एक कोशिका ऊपर वाली हो गई, ये नीचे वाली हो गई। इस मेथड को हम सब क्या बोलते हैं, सेल प्लेट मेथड बोलते हैं। ठीक, अच्छा, सेल प्लेट मेथड में क्या होता है, सेल प्लेट का निर्माण हो जाता है, फ्रैगमोप्लास्ट बन जाता है। जो सेल प्लेट होती है यही फ्रैगमोप्लास्ट बना लेती है, और फ्रैगमोप्लास्ट लास्ट में हमारा कन्वर्ट होकर के मिडिल लैमिना का निर्माण कर लेता है। तो यह जो होते हैं किस में देखने को मिलती है, सिर्फ हमारे क्या होगी, प्लांट में देखने को मिलेगी। पादप कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में मिलती है। ठीक, और इसमें बेटा हमारे पास जो और बनता है उसमें क्या है, फ्रैगमोप्लास्ट बन जाता है। फ्रैगमोप्लास्ट का निर्माण किस में होता है, सेल प्लेट मेथड में होता है। और फ्रैगमोप्लास्ट लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिडिल लैमिना में कन्वर्ट हो जाता है। मिडिल
लैमेला में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अच्छा, यह हमारे पादप कोशिकाओं में कौन होता है? सल्फेट मेथड से होता है। और फरोइंग मेथड किस में होता है? जंतु कोशिका में होता है। दो प्रकार का विभाजन था, दोनों प्रकार से हम ये कोशिका हमारी विभाजित होती है। तब इस प्रकार से विभाजन हो जाएगा, चाहे इससे। अगर हमारे पादप वाली होगी तो ये वाला डिवीजन होगा, कौन सा? सल्फेट मेथड होगा। कोशिका मध्य से विभाजन करेगी, इसमें क्या हो जाएगा? कोशिका मध्य से विभाजित होगी, कोशिका मध्य से विभाजित होगी, और इसमें किनारे से होगी तो इसलिए फॉरो मेथड बोलते हैं। इसमें मध्य से होती है इसलिए क्या बोलते हैं? इसे सेल प्लेट मेथड बोलते हैं। ठीक, इसमें हमारे क्या फ्रैग्मोप्लास्ट बनेंगे। फ्रैग्मोप्लास्ट जो होगा वो मिडिल लैमिना में कन्वर्ट हो जाएगा। मिडिल लैमिना आपको मालूम है दो कोशिकाओं को जोड़ने का, सीमेंटिंग का कार्य करता है। ठीक, और साथ ही साथ क्या होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का मिलकर के बना होता है। ठीक, और ये कोशिका भित्ति में पाई जाती थी। आगे ये हमारे प्लांट में मिलेगा, ये हमारा एनिमल में मिलेगा। दो प्रकार का हमारा हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमसे बातें हैं क्या बेटा? इंपॉर्टेंस ऑफ हमारा क्या? माइटोसिस। इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। नेक्स्ट बेटा हम सब बात करेंगे क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक, अच्छा बेटा, इसी को देखो, माइटोसिस है ना, तो माइटोसिस में होता क्या है? एक मात्र कोशिका से दो संतत कोशिका बनती हैं। पहला जो इंपॉर्टेंस क्या है कि एक मात्र कोशिका से, पहला क्या होगा बेटा? एक मात्र कोशिका से हमारी दो संतत कोशिकाएं बनती है। और जो संतत कोशिकाएं होती है ना, वो एकदम से क्या रहेंगी? एकदम मात्र कोशिका के समान रहती हैं। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक मात्र कोशिका से क्या बनेगी? दो संतत कोशिकाएं बनेंगी। दोनों संतत कोशिकाएं मात्र कोशिका से एकदम से समान रहेंगी, चाहे वो उनका हम क्रोमोसोम नंबर देखें, चाहे वो उनका हम फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे, चाहे शेप, साइज, डिजाइन कुछ भी देखोगे, सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी? एकदम से समान नजर आएगी। ठीक, अच्छा, दूसरी बात क्या बेटा? क्रोमोसोम की संख्या दोनों मात्र कोशिका तथा संतत कोशिकाओं की समान रहती है। दूसरी पॉइंट क्या होगा? क्रोमोसोम की संख्या मात्र कोशिका तथा संतत कोशिका में समान रहती है। तीसरी बेटा इंपॉर्टेंस क्या है कि इसमें क्या हो जाता है? कोशिकाओं की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत होती है। आपसे सबसे पहला सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है कि टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत होती है। ठीक, अच्छा, और साथ ही साथ क्या होता है बेटा? अलैंगिक जनन को आधार प्रदान करता है, आधार प्रदान करती है। ठीक, तो तीन मेथड हो गई। दूसरी मेथड क्या बेटा? पहला हमने क्या बताया था? एक संतत से, एक हमारी मात्र कोशिका से दो संतत कोशिका बनती है। तो बेटा ये हमारा क्या था? इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस में चार पॉइंट देखा ना
कि एक मात्र कोशिका से दो संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है। दोनों जो संतत कोशिकाएं होती है ना, वो संरचना तथा एकदम शेप साइज डिजाइन में एकदम से समान रहेंगी, किसी चीज में वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। इवन हम ये भी कह सकते हैं कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, एक रूप से समान बनी रहती है। ठीक, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। ओके, फिर इसके बाद क्या होगा, इसमें क्या हो जाता है, माइटोसिस में टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत होती है। तो आपसे सवाल पूछा रहा है, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत किस अवस्था में होती है, तो माइटोसिस में होती है, मियोसिस में नहीं होती है। और बड़ी बात है कि क्या हो जाता है, ये हमारे अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या करती है, फिजिकल आधार प्रदान करती है। फिजिकल हमारा क्या बेस प्रोवाइड करती है, कौन, माइटोसिस। ठीक, तो इतना हमारा क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस था। ठीक, अच्छा, अब हम ये बातें करेंगे कि कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिनको अगर हम माइटोसिस में डाल देते हैं, माइटोसिस क्रिया हो रही है, अगर उसमें डाल दिया जाता है तो माइटोसिस की क्रिया को तेज भी कर सकते हैं और उसको बंद भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो जो हमारे पास कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो माइटोसिस की क्रिया को तेज कर देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, म्यूटाजेन बोलते हैं, म्यूटाजेंस बोलते हैं। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको डालने के बाद माइटोसिस की क्रिया वहीं से चेक हो जाती है या इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस पॉइजन बोलते हैं। दो प्रकार से। ठीक, तो हम सब देखते हैं। हाँ बेटा, अब हम सब क्या करेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ रहे थे, इंपॉर्टेंस हम लोग पढ़ लिए, 4 इंपॉर्टेंस हम लोगों ने पढ़ा माइटोसिस के। अब हम सब आते हैं किस पर बेटा, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे तो है नहीं भैया कि माइटोसिस की क्रिया होने में हमें कितना समय लगता है, 1.5 से 3 घंटे लगते हैं। ठीक, जब 1.5 से 3 घंटा लगता है तो हम सब 1.5 से 3 घंटा इंतजार भी नहीं कर सकते हैं बैठ करके। तो हमें क्या करना है, कभी कभी हम माइटोसिस की क्रिया को तेज करा लेते हैं और कभी कभी जो होते हैं, जो हमें कहीं जाना मान लो है, तो वहां पर क्या करें, कुछ ऐसे पदार्थ डाल दें जिसकी वजह से क्या हो जाए, माइटोसिस की क्रिया वहीं पर बंद हो जाए। ठीक, तो अगर माइटोसिस की क्रिया को बंद करना है, ठीक, तो उसे हम क्या करते हैं, कुछ पदार्थ डाल देते हैं। अच्छा, वह पदार्थ कौन से होते हैं जिन्हें डाला जाता है और किन्हें बढ़ाने के लिए डाला जाता है। तो हमारे पास इसी बेस पे हम सब क्या करते हैं, दो टाइप करके पढ़ लेते हैं। एक होता है बेटा हमारा क्या, माइटोसिस पॉइजन। ठीक, माइटोसिस पॉइजन जिसे हम माइटोसिस विष के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये क्या होता है बेटा, ऐसे पदार्थ, ये क्या होंगे जाएंगे, ऐसे पदार्थ जो माइटोसिस की क्रिया को इनहिबिट या संदमित कर देते हैं, उन्हें हम माइटोसिस विष के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ऐसे पदार्थ जो माइटोसिस की क्रिया को इनहिबिट कर देते हैं, चेक कर देते हैं, या सिंपल से बोले रोक देते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, माइटोसिस पॉइजन बोलेंगे। अब माइटोसिस पॉइजन कौन कौन होते हैं बेटा, सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल देखो माइटोसिस पॉइजन का, एजाइड होता है, साइनाइड होता है, और इसके बाद सिलोन होता है, और साथ ही साथ कॉल्चिसिन होती है, और मस्टर्ड गैस होती है। ठीक, तो हमारे पास देखो एजाइड हो जाएगा, साइनाइड डाल दोगे, चाहे एजाइड डाल दो, चाहे साइनाइड डाल दो, चाहे सिलोन डाल दो, चाहे हमारा कॉल्चिसिन डाल दो, चाहे मस्टर्ड गैस डाल दो। अगर इतनी चीजें हम वहां पर क्या कर देंगे, माइटोसिस क्रिया हो रही है वहां पर डाल देंगे, डालने के बाद होगा क्या कि वहीं से माइटोसिस की क्रिया रुक जाएगी। अच्छा, रुकती क्यों है, क्या कारण है कि जो डालने के बाद माइटोसिस की क्रिया रुक जाती है। ठीक, तो होता क्या बेटा, जो हमारे पास क्रोमैटिड्स होते हैं ना, एनाफेजिक प्लेट होती है, तो एनाफेजिक अवस्था में ही जाकर के ये क्या कर देते हैं, अब क्रिया को रोक देते हैं, जिसकी वजह से हमारा केंद्रक का विभाजन नहीं हो पाता है। जब वहीं से हमारा जब केंद्रक का विभाजन नहीं हो पाएगा तो क्रिया आगे नहीं चल पाएगी, माइटोसिस क्रिया वहीं पर रुक जाती है। ठीक, अच्छा, तो यहां पर हमारे पास इंपॉर्टेंट में क्या आती है, हमारी कॉल्चिसिन आती है बेटा। कॉल्चिसिन वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो कॉल्चिसिन बेटा, कॉल्चिसिन का नाम क्या होता है, कॉल्चिका मार्टिमिनेली होता है। कॉल्चिका मार्टिमिनेली होता है। कॉल्चिका मार्टिमिनेली जो होती है ये किस कुल में पाई जाती है, ये मोनोकाट की फैमिली बेटा, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिलिएसी कुल में पाई जाती है। और साथ ही साथ क्या करती है, यह स्पिंडल फाइबर के निर्माण को रोक देती है। जब स्पिंडल फाइबर के निर्माण को रोक देगी तब होगा क्या, तो जब स्पिंडल फाइबर के निर्माण को रोक देती है और एनाफेज में क्या हो जाती है,
एनाफेज में अब एनाफेज में जो हमारे पास क्रोमोसोम जा रहे थे वो क्या हो जाएंगे, विपरीत ध्रुवों पर नहीं जा पाएंगे। जब विपरीत ध्रुवों पर नहीं जा पाएंगे तब इसी को हम क्या बोलते हैं, एनाफेजिक पॉइजन के नाम से जानते हैं। लो ये है एनाफेजिक पॉइजन। एनाफेजिक पॉइजन की तरह काम कौन करता है, कॉल्चिकम आर्टिमिनेली या कॉल्चिसिन या ये काम करती है। ठीक, अच्छा तो ये करती क्या और बेटा क्या करेगी, यह जो कॉल्चिसिन होती है ना ये पॉलीपोलाइडी कर देती है। पॉलीपोलाइडी मतलब क्या होता है बेटा, पॉलीपोलाइडी ठीक, पॉलीपोलाइडी मतलब क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या 2n से क्या कर दे 4n कर दे, या 4n से क्या कर दे 8n तक कर दे। अगर गुणसूत्रों की संख्या हमारी क्या करती है, कंटिन्यूअस बढ़ा देती है, ठीक, उनकी संख्या डिप्लॉइड में बढ़ा देती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीपोलाइडी बोल देंगे। ठीक, तो पॉलीपोलाइडी मतलब क्या हो जाएगा, पोलाइडी बढ़ जाए, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड से ऑक्टाप्लॉइड कर दे रही है ना, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीपोलाइडी बोलते हैं। ठीक, तो यह गुणसूत्रों की संख्या 2n से क्या कर देती है, 4n या इससे अधिक या 8n तक भी लेकर के चली जाती है, पॉलीपोलाइडी कर देती है। ठीक, अच्छा तो जब पॉलीपोलाइडी कर देती है इसलिए इसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पॉलीपोलाइजिंग पदार्थ के नाम से जाना जाता है। तो कृत्रिम पॉलीपोलाइजिंग पदार्थ के नाम से जानेंगे। ठीक, अगर आपने क्या किया कि कॉल्चिसिन है, मस्टर्ड गैस का काम क्या होता है बेटा, मस्टर्ड गैस क्या करती है, जब हमारे पास गुणसूत्र एनाफेज अवस्था चलती है ना, तो एनाफेज अवस्था में गुणसूत्रों को क्या कर देती है, टुकड़ों में तोड़ देती है, गुणसूत्रों को टुकड़ों में तोड़ करके आपस में चिपका देती है। जब गुणसूत्र चिपक जाएंगे तो वो एनाफेज अपोजिट ध्रुवों पर जाएंगे नहीं, वहीं से क्रिया क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक, तो ये सब हमारे क्या थे, जितने भी पदार्थ मैंने पढ़ाया, एजाइड पढ़ाया, साइनाइड पढ़ाया, सिलोन पढ़ाया, इसके बाद कॉल्चिसिन पढ़ाया, फिर इसके बाद मस्टर्ड गैस पढ़ाई, ये चारों की चारों चीजें क्या कर देती हैं, हमारे माइटोसिस पॉइजन की तरह काम करती हैं। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पर, ये हमारा क्या म्यूटाजेन है। म्यूटाजेन क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ बेटा, अब तो आपको खुश होना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने इसको बंद कर दिया था, चेक कर दिया, हमें इसको क्या कर देना, थोड़ा सा बढ़ा देना है। अगर माइटोसिस की क्रिया को पदार्थ डालने के बाद वो बढ़ जाते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, म्यूटाजेन बोलेंगे। लो आ गया म्यूटाजेन। म्यूटाजेन आपको मालूम है ना, ऐसे पदार्थ होंगे जो क्या करेंगे, माइटोसिस की क्रिया को बढ़ा देते हैं, वो इसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, म्यूटाजेन बोलेंगे। म्यूटाजेन के एग्जांपल में हमारे क्या आते हैं, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनिन याद आया, जब ये क्या साइटोकाइनिन है, क्या प्लांट हार्मोन है, इसी को स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। जब इसको डाल दिया जाता है ना तो कोशिका का विभाजन क्या हो जाता है, बहुत तेजी से, न्यूक्लियर का डिवीजन बहुत तेजी से बढ़ जाता है और हमारी माइटोसिस की क्रिया तेज हो जाती है, कॉल्चिसिन हो जाएंगे और कुछ हमारे क्या हो जाएंगे, स्टेरॉयड हार्मोन हो जाएंगे, कुछ स्टेरॉयड हार्मोन्स हो गए। ठीक, स्टेरॉयड हार्मोन्स को डाल दोगे तब ये क्या कर जाएंगे, हमारे पास माइटोसिस की क्रिया बढ़ जाएगी, और अगर साइटोकाइनिन डाल दोगे तब भी ये क्रिया क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये दोनों पदार्थ हमारे क्या होते हैं, म्यूटाजेन होते हैं। ऊपर वाले जितने थे सब हमारे क्या हो जाते हैं, माइटोसिस पॉइजन के नाम से जानते हैं। ठीक, ये तो बेटा हमारी आज क्या थी, माइटोसिस हो गई, माइटोसिस क्रिया पूरी हो गई। नेक्स्ट टॉपिक हम सब पढ़ेंगे क्या, मियोसिस, अर्धसूत्री कोश का विभाजन पढ़ेंगे। आपको मैं कहता हूं आप मेरे साथ बने रहो, वीडियो को देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, और आपके शेयर करने से आपके दोस्त के, आपके परिवार का कोई बच्चा जो यहां पर नहीं आ सकता है उसका फायदा हो सकता है। तो बेटा हमारे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखो और ज्यादा से ज्यादा उसे क्या करो, शेयर करो। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।